साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा, जैसलमेर से। साथियों, आज के मंथन में हम चलेंगे 8वें पे कमीशन की कुछ चीज़ों के ऊपर, साथ में देश की जाति जनगणना के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या उस जाति जनगणना में कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान में बसे रोहिंग्याज भी आएंगे क्या, और वो मुस्लिम जो मतलब सनातनी हिंदू के साथ में पूजा पद्धति बदलने वाले लोग जिन्होंने उस धर्म को अपनाया, जो उसी समय से इस धरती पावन धरती पर रह रही हैं, वो और साथ में जो आक्रांताओं के साथ में आके बसे हुए, उनमें क्या फ़र्क है। और पूर्व सैनिकों में भी जो हमारे बहुत नफरती चिंटू पैदा हो चुके हैं, जिनकी वजह से आप सभी की एकता और आपके हकों की लड़ाई कमज़ोर पड़ती जा रही है, वो मजबूत नहीं हो रही है। और ये नफरती चिंटू भी हमारे अंदर से ही हमारे सैनिक है। तो इन बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारा पहला वही है 8वां पे कमीशन। कोई शक नहीं है कि अब तो कुछ ऐसा लगने लगा है कि कहीं जुमला तो नहीं है, क्योंकि पिछले 11 साल से जुमलों के आदी हो गए। और मैं तो फिर माफ़ी चाहता हूँ, जिनको मेरी बात बुरी लगे 4 गाली दे के अपने दिल को तसल्ली दे देना, और जिनको अच्छी लगे वो अपने मन में ही मेरे को धन्यवाद दे देना, मेरे तक पहुँच जाएंगे। और जो गाली दोगे वो भी पहुँच जाएगी मेरे तक, और लिख के दोगे तो और भी अच्छी बात है, ताकि मैं और उसमें गालियों में सुधार कर सकूं कि आपने ये छोटी गाली दी है, इससे भी बड़ी गाली कौन सी होती है, वो मैं लिख के भेज दूंगा रिप्लाई में आपको। क्योंकि हम सोए रहेंगे, हम नहीं जगेंगे। हमें सरकार की गोद चाहिए, लीग चाहिए, हमारे को है जो सेवा परिषद चाहिए, हमारे को बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ चाहिए, हमारे को कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ चाहिए। हमें जहाँ भी चाहिए, हमें चाहिए कौन, वो चाहिए। हमें अपने हक के लिए कोई आंदोलन नहीं चाहिए, न आंदोलनकारी चाहिए, न आंदोलनकर्ता चाहिए, और न कोई आंदोलन करने वाले संगठन चाहिए। ये जो चेहरे के नकाब है ना, ये चेहरों के नकाब उतार दो, क्योंकि एक दिन तो वैसे ही उतरना है ना। क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ना कि अब लड़ाई सरकार से तो है ही नहीं। जैसे किसान खिलाफ क्यों है, वो अपनी एमएसपी क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि किसान ही किसान का दुश्मन है। सरकार ने उसी को ढाल बना के आगे कर दिया है, ऐसे ही उन्होंने सैनिकों को ढाल बना के आगे कर दिया है। आप अपने साथियों से लड़ोगे नहीं, उनकी संख्या अब ज़्यादा है, ठीक है ना। आप छोटे मोटे मतलब चाहे संगठन हो भी, भावना है भी, तो उसके अंदर भी आपके संगठनों में भी ऐसी फूट पड़ी हुई, ऐसे ही आपके नफरती चिंटू संगठनों में भरे हुए हैं, सरकार में भी भरे हुए हैं, और हर जगह उन चिंटुओं की चलती है, किसी की नहीं चलती है। तो आप मान के चलिए कि जब आपके साथ धोखा होगा, तो उस धोखे के दिन इस चेहरे को ज़रूर याद रखना कि शायद हम जवाब दे के यही बोल देते कि साहब आगे करें क्या, शायद कोई रास्ता निकल आता, लेकिन नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो पूरी है अधिकारियों की संपूर्ण, और हमारी बाकी की जो जेसीओ ओआर की जो भी है, वो 50% से ऊपर की संख्या है जो गोदी में बैठी हुई है सरकार के, और बाकी जो अदर पार्टियों में बैठी हुई। तो हम सिर्फ 10-15-20% है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ठीक है, हम हल्ला कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, मरेंगे तब तक करते रहेंगे। क्या मिलता है क्या नहीं मिलता कोई बात नहीं, तो गालियों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अब आगे जातीय जनगणना के ऊपर, तो अब आप समाज में आ गए हो वापस पेंशन, और यहाँ आने के बाद में जो जाति आपने लिखी थी ना सेना के अंदर जाने के बाद, तो सेना में सर्विस के टाइम में तो वो जाति काम नहीं आई, लेकिन अभी जब आप आ गए हो पेंशन, तो अभी वो जाति, जिस जाति से आप बिलोंग करते हो और आपके जो बच्चे बिलोंग करते हैं, जो आपके डीएनए से, वो उस जाति में आते हैं। और जब ये जाति जनगणना होगी,
तो ये भारतीय जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, भारत देश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की जातियाँ रहती है। पहले कबीले रहते थे, अब फिर वो जातियों में कन्वर्ट हो गए, समाज में, कौमों में, मजहबों में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सारे वीडियो में नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि अब मंडल कमंडल की असली लड़ाई शुरू होने वाली है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि भगवान करेगा कि ये भी जो घोषणा है ये जुमला ही निकलेगी। क्यों निकलेगी? कि अगर इस जुमले से बिहार जीत लिया गया, कि आपको पता कि बिहार चुनाव से पहले तो जनगणना हो नहीं सकती, तो बिहार जीत लिया गया तो फिर ये जनगणना नहीं होगी। और अगर होती है तो मैं आपको बता दूं एक कि जो आंकड़े मैंने पिछले 24 घंटे में जितना स्टडी किया कि कई राज्यों में ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो 50 से 60% तक है, 50, 55, 60% तक उनकी संख्या है साहब। और जो एसटी है, एससी है, तो एससी 16.6% है हमारी भारतीय अपने जनसंख्या के अंदर। एससी 16.6 और एसटी 8.6। तो अगर मान लो ये 50% ही हम एवरेज लेते हैं ओबीसी को, और 16.6 को हम ले लेते हैं एससी को, और एसटी को हम 8.6 ले लेते हैं, तो ये सब मिला के भी 75% हो जाते हैं। तो जब ये 75% हो जाएंगे, बाकी बच जाएंगे 25% आप श्रवण कास्ट, जिसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगाया हुआ है, सबने लगाया कि जो आपकी आरक्षण की सीमा है वो 50 से ऊपर नहीं हो सकती। तो भाई 75% की आबादी के लिए आपको 50% तो तोड़ना ही पड़ेगा। और जब टूटेगा तो जो तुम्हारे बच्चे आज रोजी रोटी के लिए रो रहे हैं, कल और ज़्यादा रोएंगे, ठीक है ना, कल और ज़्यादा रोएंगे। साथ में जो एससी एसटी की जो क्रीमी लेयर है वो भी रोएगी। क्यों? कि जो अभी तक इन लोगों ने भी जो धकेले में डाल रखे हैं अंधेरे में, वो भी लाइमलाइट में आ जाएंगे। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग भी है, ओबीसी, वो भी क्रीमी लेयर एक है जो चांदी काट रही है, उसका भी फिर आगे बाइकआउट पीछे तक होगा। और जब वो सामने आएंगे तो उनके हकों के ऊपर भी आरी चलेगी। तो ये अगर तो ये सनातनी हिसाब से कर रहे कि भी हमें हिंदू एकता के लिए जाति एकता करनी है, तब तो ये संत मत की तरफ या सनातन की तरफ या धार्मिक भावनाओं की तरफ, एक धार्मिक एजेंडे की तरफ निकलेगा। तो हो सकता है कि इसका जो मकसद है कुछ और निकले, जिससे कि एक पोलराइज हो, और वो पोलराइज इकट्ठा होके और बीजेपी को वापस एक नए सिरे से शून्य से वापस स्थापित करे। क्यों? कि पहलगाम हमला जो हुआ है कश्मीर में, इसमें एक बहुत भारी मतलब बीजेपी से चूक हो गई। इनको जो मतलब पुलवामा हुआ था उस टाइम जैसे इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और वो जो एयर स्ट्राइक की थी, और विदाउट एनी मतलब ओपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, तो वो उनको चुनाव में कितना फ़ायदा दे गई। यहाँ इन्होंने एक गलती कर दी कि इन्होंने पूरे देश की मीटिंग बिठा के सर्वदलीय बैठक कर ली, और सर्वदलीय बैठक के अंदर पूरे देश के छोटे से बड़े संगठन ने, पार्टी ने, नेशनल पार्टियों ने, क्षेत्रीय पार्टियों ने, सभी ने देश के साथ में, जनता के साथ में हाँ मिलाते हुए गवर्नमेंट को बोला आप करो, हम एक एक आदमी कुर्बान होने को तैयार है, बदला लो। अब सरकार फंस गई कि अब तो इसका क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? कि पूरा देश यही चाहता है। अब हमसे प्रश्न कौन पूछेगा कि सबूत दो आपने ये किया, सबूत दो आपने हमला किया, सबूत दो ये करो। दूसरी गलती फिर हमारे महाशय कर बैठे कि मैंने तो सेना को फ्री हैंड दे दिया,
इसका मतलब आपकी सेना अभी तक बंधे हुए हाथों में थी, तभी ये हादसा हुआ क्या? इसका मतलब इससे पहले फ्री हैंड नहीं थी ये। अगर फ्री हैंड होती तो ये हादसा नहीं होता। अभी हादसा होने के बाद आप सेना को फ्री हैंड दे रहे हो, तो फिर तो फ्री हैंड दिया था इंदिरा गांधी ने मानिक शाह को। जब मानिक शाह साहब ने इंदिरा जी को बोला था कि समय मेरा होगा, जगह मेरी होगी, फौज मेरी होगी, आपको पाकिस्तान के 2 टुकड़े मिल जाएंगे, आपको अपना बांग्लादेश मिल जाएगा, दे दिया उन्होंने। लेकिन क्या ये इच्छा शक्ति अभी पीएम को एक कदम पीछे हटके और सेना को ये बोलना अभी इस समय के ऊपर कि देश तो करेगा, राजनीतिक पार्टियां करेगी, या जो राजनीतिक पार्टियां या सरकार है वो तो निर्णय लेती है, जातिगत जनसंख्या के ऊपर अभी काम करना है, बाकी सेना को फ्री हैंड दे दिया, वो अपनी कार्रवाई करे और जवाब दे। ये काम हो गया, सरकार का काम हो गया, सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब सेना करे या न करे वो सेना जाने। इसका मतलब आप सेना का भी मनोबल तोड़ रहे हो। सेना अभी तक वहाँ से अगर कश्मीर से डेथ बॉडियाँ भेज रही है तो क्या वो वहाँ शांति से बैठे हुए थे? क्या उनके पास में फ्री हैंड नहीं था? क्या वो वैसे सीधी गोली खा ही रहे थे, वो गोली चला नहीं रहे थे क्या? प्रधानमंत्री का भी वक्तव्य देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है, और इस पार्टी को अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जब पूरी देश की पार्टियां एक साथ हो गई है, जनता एक साथ हो गई कि हमें बदला चाहिए, तो फिर पूरा क्रेडिट हमें तो मिलेगा नहीं। जब क्रेडिट नहीं मिलेगा तो फिर वोट भी नहीं मिलेगा। तो अब तो वापस वही अपना, जब समय भी कम बच गया, अगर इसमें उलझ गए बदले वाली चीज़ के अंदर, तो फिर वो हम हरियाणा वाला और जो महाराष्ट्र वाला जो एपिसोड बना था, वो उस एपिसोड में बहुत टाइम लगता है ना, कितने कितने वोट जोड़ने हैं, कितने घटाने हैं, कितने क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा सब कुछ खेल करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कैसे अपने पाले में लेना है, चुनाव आयोग को कैसे लेना है, अभी एजेंसियों को कैसे करना है, ये सारा सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ये चुनाव तो आगे नहीं जाएंगे, इनको ये भी तो करवाने ना। तो इसलिए सभी ने हाँ कह के सरकार को फंसा दिया है, और उसका निष्कर्ष निकला है ये जातीय जनगणना। इसलिए ब्राह्मण राजपूत ये 2 कौम तो अपनी कट ऑफ मान के चलो। जब 50% में आपको नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो अब तुम पीछे बच गए 25% में, जो तुम्हारी परसेंटेज आएगी उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा। अब आते हैं कि वामपंथी पार्टियों में जब बंगाल में शासन था, उस टाइम रोहिंग्याओं का इतना मतलब आतंक नहीं था, लेकिन एक तृणमूल कांग्रेस बनती है जो कांग्रेस से ही निकलती है, और जो सेंटर के अंदर बिल्कुल बाकायदा बड़े बहुमत के साथ में बीजेपी काम करती है। न तो वो बॉर्डर से रोहिंग्याओं को रोकती है, और न मतलब तृणमूल कांग्रेस जो है उनको इनवाइट करने से रोकती है। जो आगे हैं जल्दी यहाँ की अपना निवासी बनो और हमें वोट दो, हमें मजबूत बनो। और आज देख लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर आज वहाँ की सरकार को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने रोहिंग्याओं को पाला पोषा। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये तो एक बंगाल था जो बॉर्डर के पास में था, लेकिन इस बॉर्डर से उठा के पूरे रोहिंग्याओं को उठा के पूरे दिल्ली जैसे एनसीआर के अंदर बसा देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। कि जब तक बाकी मुस्लिम कम्युनिटी साथ न दे, ये रोहिंग्या नहीं बच सकते थे। और वहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति, और दिल्ली से भी आगे वो सीधे कश्मीर तक पहुँच गए। कश्मीर में रोहिंग्याओं की बस्ती, राजस्थान में रोहिंग्याओं की बस्ती, गुजरात में रोहिंग्याओं की बस्ती, वो दक्षिणी भारत में रोहिंग्याओं की बस्ती। यानी कि ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां रोहिंग्याओं की बस्ती नहीं है। तो वहां की मुस्लिम कम्युनिटी और वहां की सरकारें जिम्मेवार है, वहां की इंटेलिजेंस जो फेलियर है वो जिम्मेवार है।
और ये रोहिंग्यास सीधे मतलब ये आतंकवादियों का दूसरा स्वरूप है। माने तो आपकी मर्जी, ना मानने तो अपने भाई मानो भाई, हम कब मना कर रहे हैं आपको। लेकिन हिंदुस्तान में मुस्लिमों की भी एक देखो तंजीमें जो है वो देशभक्त रही है, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आप सोचिए कि जो 1857 का जो हमारा नायक था वो बहादुर शाह जफर था, जिसने सबसे आगे लीड किया था, उस टाइम का अंतिम शासक था वो उस क्रांति के अंदर। सुभाष चंद्र बोस की सेना के सारे अधिकारी और योद्धा मुस्लिम थे। राजा महाराजाओं के टाइम में महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे, सेना में मुस्लिम थे। और वो मुस्लिम कौन से थे? वो थे जिन्होंने यहाँ हिंदू धर्म में ही पैदा हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से, या तो सूफी दरवेशों संतों की वो उसमें आके और उन्होंने धर्म और पूजा पद्धति चेंज कर ली हो, या जान पे बनाई हो तो उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, अपनी जान बचा ली। एक तो वो कौम हो गई जो इसको अपनी मातृभूमि मानती है, सर कटवा सकती है, लेकिन यहाँ से न तो वो हिलेगी न इसके साथ गद्दारी करेगी। लेकिन जो आक्रांता थे, इन्होंने यहाँ आके जो वर्ण संकर फैला के यहाँ जो औलादें पैदा कर दी। वर्ण संकर तो मैं समझते ना, औरतें आपकी खून उनका, तो वो जो वर्ण संकर जो पैदा हुए हैं वो अभी यहाँ जो बसे हुए हैं या रह रहे हैं, वो इन रोहिंग्याओं के साथी है। क्योंकि कश्मीर में कभी आपने सुना होगा, एक बहुत ही अच्छा राज्यपाल आए थे जगमोहन, हमारी पोस्टिंग वहाँ थी उस टाइम। अगर 99 में अगर कोई 1999 के अंदर कोई रहा है अगर कश्मीर के अंदर, तो 3 महीने के टर्नओवर के अंदर जगमोहन जी ने बीइंग ए राज्यपाल वहाँ जो आदेश दिए थे और जिन्होंने उनके अंडर में काम किया है, उनको पता है कि राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल की डेफिनेशन भी हमने जगमोहन से ऊपर कभी देखी नहीं, क्योंकि उनका एक ही बात कहा कि जहाँ से गोली आ रही है और आतंकवादी जहाँ छुपा हुआ है, इसका मतलब जिसने छुपाया वो सारे आतंकवादी है। वो एक जो गोली मारा वो अकेला आतंकवादी नहीं है, जहाँ पे वो छुपा हुआ है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो भी आतंकवादी क्षेत्र है। उस गोली के साथ साथ उस क्षेत्र को भी जला दो, उड़ा दो। ये थी, ठीक है ना। और फिर किसके दबाव में आके रातों रात जगमोहन जी को बाई एयरलिफ्ट करके कश्मीर से उठाया गया। याद कीजिए आज वो जिंदे हैं, लेकिन वो है कहाँ? वो बीजेपी के बहुत बड़े अच्छे लीडर थे जगमोहन जी, अटल बिहारी वाजपेयी के, जसवंत सिंह जी के कैडर के साथ के थे। आज वो कहाँ है? ठीक है, सोचिए आप। तो ये जो राजनीति है बहुत बड़ी खराब है। पाकिस्तान से चला हुआ आतंकवादी जब कश्मीर में सकुशल घुस जाता है तो उसे लगता है कि मैं अपने आंगन में आ गया हूँ, अपने घर में आ गया हूँ। और जब तक आप उन घर वालों को अच्छी तरह ठीक नहीं करोगे, वो आतंकवादी आपके हाथ में नहीं आएंगे। जब तक असली, जैसे मुस्लिम ईमान, मुस्लिम मतलब कि उनकी डेफिनेशन दी हुई है, इसका संधि विच्छेद है मुस्लिम ईमान, यानी कि ईमान का खरा आदमी, दीन का खरा आदमी। वो इंसान जब तक इन रोहिंग्याओं की गर्दनें पकड़ के और आतंकवादियों की गर्दनें पकड़ के हिंदुस्तान की सरकार को नहीं सौंपेंगे, तब तक आपका आतंकवाद खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि आप चाहे लड़ाई भी लड़ लेंगे ना, पाकिस्तान का उससे नुकसान कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो अभी बस गए हैं ये आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अभी तो आप हिंदू मुस्लिम में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो मरना मारना तो है ही है। अब वो आइडियोलॉजी जो आपके अंदर विष भर दिया गया है, मुसलमानों को बोल दिया गया कि भी तुम्हें हिंदुओं से खतरा है, तुम हिंदुओं को मारो, और हिंदुओं को बोल दिया कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है, तुम उनको मारो। अब तुम दोनों जंगल में हो, जिनकी ज़्यादा संख्या है या ताकत है, एक दूसरे को मारो और अपने आप को बचाओ और आगे बढ़ो भाई। जो जी जाएगा वो शासन करेगा।
ये तो सरकार आपको बोल रही है ना, खुलेआम बोल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि जैसे हिंदू की 80% जनसंख्या ज़्यादा है तो हिंदू ज़्यादा मरेंगे, हिंदू ज़्यादा मरेंगे तो हिंदुओं में डर ज़्यादा बैठेगा, और डर ज़्यादा बैठेगा तो फिर हिंदू है जो बीजेपी को या जो जो रक्षक है तथाकथित, इनको ज़्यादा वोट देंगे और ये अपना शासन चलाएंगे। इनको आपके मरने से कुछ मतलब नहीं है। उनको पता कि जब तुम डरोगे कि हमें मुस्लिम मार देंगे और ये सरकार बचा लेगी तो तुम आप वोट दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना जरूरी है। कि तुम मरोगे नहीं तो तुम्हें मतलब तुम डर कहाँ से पैदा होगा, और मुस्लिम को भी आप मारोगे नहीं तो मुस्लिम के अंदर डर कहाँ से पैदा होगा, डर के उसको भी वोट बीजेपी को देना है। यानी कि दोनों तरफ से डर वो पैदा करना है कि अब वोट इसको इनको दो ताकि ये सत्ता में रहें तो आप दोनों को ही बचा लें और आपको लड़ा के मुर्गे की तरह अपने जीत का जश्न मनाएं। इसके लिए मुझे पता है कि कम से कम भर भर के गालियाँ आएगी, तो आप सकुशल भेजिए, मैं उस गालियों के लिए तैयार हूँ। अब आते पूर्व सैनिकों के नफरती चिंटू। जी हाँ, वो मतलब सेना के अनुशासन में रहते हुए भी समाज में आके संगति के असर से ऐसे हो चुके हैं कि उनको एक शब्द कि ये साला कमीना, ये मतलब मुझे मिल जाए तो अभी इसकी गर्दन उड़ा दो, क्योंकि मैं तो हिंदू हूँ ही नहीं ना, मैं तो मुस्लिम हूँ। और जब मैं मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ तो बोला हरामखोर, ये कमीना हिंदू है, ये मिल जाए तो इसका गर्दन उड़ा दूँ, तो आप तो दोनों गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हो। लेकिन जब तक वो नहीं चाहेगा कोई किसी गर्दन नहीं उठा सकता। तुम सिर्फ नफरत से अपने आप को जलाओ, अपने हकूक को मारो, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करो और अपने देश को खोखला करो। क्योंकि आज इस देश के अंदर ऐसी मुझे तो कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही है जो साधु संतों की तरह कुछ लेगा नहीं और देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा और अपने आप को दांव पे लगाएगा। अरे इनको चाहिए कुर्सी और सत्ता, इसके आगे आपकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। आप 4 दिन ज़्यादा नफरती चिंटू बनोगे तो 4 दिन ज़्यादा उनके साथ स्टेज शेयर कर लोगे, बस उसके बाद में आपका क्या हाल होगा वो आपको वक्त बताएगा। इसलिए अभी 8वें पे कंपनी से फिर मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ, इसलिए ये कहानी मैंने बताई है ना कि हमारी अपनी कमजोरी हमें लेके डूब रही है। हम देख रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं, लेकिन हम बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने नाक पकड़ ली है कि पानी नाक में नहीं जाएगा। अरे नाक पकड़ ली तो फिर सांस भी तो नहीं आएगी, मरना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे अच्छा कि खुल के बाहर आके मरना है तो भी लड़ते हुए मरो, कौम के लिए मरो, देश के लिए मरो, जो मरना जैसे उस हिसाब से मरो ताकि तुम्हारी पुश्तें तुम्हें पूज्य करें और याद रखें कि हमारे पुरखे थे वो इसलिए लड़े थे, इसलिए मरे थे अपने हकों के लिए, ठीक है ना। बाकी 5 किलो अनाज जिंदाबाद, जब तक मिलता है खाते रहो, मौज रहो, देश समृद्ध है और समृद्धि रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल्याण अधिकारी कर्नल बलदेव सिंह चौधरी शेरगढ़ ने आज फलोदी डाक बंगले में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए विभिन्न जानकारियां दी। कार्यक्रम में एक वीरांगना और 28 पूर्व सैनिक शामिल हुए। पेंशन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। कैंटीन कार्ड बनवाने और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कर्नल चौधरी ने गौरव सैनिकों से आह्वान किया कि देश हित में कार्य करें, पेड़ लगाएं, खेलकूद के लिए मैदान तैयार करवाएं, लाइब्रेरी खुलवाएं और बच्चों को प्रेरित करें, देश के विकास में योगदान दें। एसडीएम सुनील पवार ने कहा कि किसी भी सैनिक की कोई भी समस्या हो, प्रशासन हर समय सहायता के लिए तैयार है। पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के लिए हर संभव सहयोग रहेगा, चाहे जमीन विवाद हो या रास्ते से जुड़ी समस्या हो। सैनिक सीमा पर देश की सेवा करते हैं, हम उनकी और उनके परिवार की देखभाल करेंगे। इस दौरान कई पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इनमें कप्तान रानीदार सिंह कोलू, संरक्षक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला फलोदी, सूबेदार मेजर हीराराम बिश्नोई, अध्यक्ष परिषद जिला
जिला फलौदी रिसलदार मेजर सवाई सिंह भाटी, सूबेदार मदन गोपाल, नायब सूबेदार करण सिंह ढड्डू, सचिव परिषद जिला फलौदी सूबेदार मेजर मेघ सिंह और सूबेदार राम सिंह शामिल रहे। इस अवसर पर कन्हैयालाल अध्यक्ष गुजर गौड़, ब्राह्मण समाज भी मौजूद रहे। बैंक मैनेजर नरेंद्र पाल ने भी विभिन्न जानकारियां दी। जिला माहेश्वरी सभा द्वारा 10 मई को फलौदी